हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र की वन वीक सीरीज़ के साथ में पेश हुए हैं। दोस्तों आज इस सेकंड वीडियोज़ के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर आज की क्लास रहेगी, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिएगा तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देखिएगा सवाल, संघर्ष को परिभाषित कीजिए। संघर्ष होता क्या है, इसको परिभाषित करने के बारे में आपको सवाल पूछा जा रहा है। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति एवं समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को नुकसान पहुंचाते हैं, नष्ट करते हैं, उसके हितों को हानि पहुंचाने या फिर उसके कार्यों में बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तो उसे हम संघर्ष के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों संघर्ष होता क्या है, अगर हम इसको समझें तो संघर्ष वो होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है या फिर किसी व्यक्तियों का समूह होता है, उसके सामने कोई अगर उसे लक्ष्य प्राप्त करना है और उसके बाधा आ रही है बीच में, तो उस बाधाओं से लड़ना, बाधाओं को निपटाना, बाधाओं को क्या करना, नष्ट करना, उससे नुकसान पहुंचाना, तो वही एक प्रकार का क्या होता है, संघर्ष होता है। और दोस्तों अच्छी परिभाषा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की दोस्तों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सहयोग की चार विशेषता बताइए। दोस्तों सहयोग की चार विशेषता सवाल पूछा भी जा चुका है। सहयोग में हम की भावना का पाया जाना। अगर किसी व्यक्ति में सहयोग की भावना होगी तो उसमें हम की भावना का क्या होगा, पाया जाना होगा। इसके बाद में सहयोग करने वाले एक दूसरे के प्रति जागरूक होना। सहयोग करने वाले एक दूसरे के प्रति जागरूक होना, एक सामान्य लक्ष्य का होना, एक सामान्य का लक्ष्य का भी होना, यह भी एक सहयोग की भावना होती है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए निरंतर संगठित रूप से प्रयत्न करना। उद्देश्य प्राप्ति के लिए निरंतर संगठित रूप से प्रयत्न करना, यह भी एक सहयोग की भावना होती है। अगर किसी को उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसमें लगातार जुड़ा रहेगा और उसको संघर्ष प्राप्ति के लिए संघर्ष करवाएगा लंबे समय तक। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक स्थिरीकरण के आधार बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, इसके आधार तो होंगे ना, तो उस आधारों के बारे में दोस्तों सवाल पूछा गया है। देखिएगा, सामाजिक स्थिरीकरण के आधार दो वर्गों में बांटा गया है। सामाजिक स्थिरीकरण के आधार को कितने वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों प्राणी शास्त्रीय, कैसा शास्त्रीय, प्राणी शास्त्रीय, और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक और प्राणी शास्त्रीय दो भागों में बांटा गया। तो जो प्राणी शास्त्र है वो क्या है, प्राणी शास्त्रीय आधार पर जैसे कि आयु है, लिंग है, प्रजाति है, जन्म है, बौद्धिक स्तर है, तो ये क्या है, प्राणी शास्त्रीय सामाजिक स्त्रीकरण का आधार, जिसमें लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जन्म के आधार, बौद्धिक स्तर के आधार पर जो स्त्रीकरण होता है, तो वो क्या होता है, सामाजिक स्त्रीकरण होता है। इसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक आधार व्यवसाय। सामाजिक सांस्कृतिक आधार व्यवसाय संपत्ति है, धार्मिक ज्ञान है, राजनीतिक शक्ति है और संस्कृति है, तो ये क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण है। क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चंस की हमारा अगला क्वेश्चंस बनता है कि परिस्थिति को परिभाषित कीजिए। परिस्थिति आखिर क्या होती है, इसको हमें परिभाषित करना है। देखिए, परिस्थिति और भूमिका को परिभाषित कीजिए। देखिए, हम पहले परिभाषित करेंगे परिस्थिति को। एक विद्वान है जॉन लेवी के अनुसार, कौन है, जॉन लेवी के अनुसार, किसी सामाजिक संरचना में, किसी भी सामाजिक संरचना के अंदर व्यक्ति अथवा समूहों के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति होता है। किसी भी सामाजिक संरचना के अंदर व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पद होते हैं, समूह या व्यक्ति या फिर संस्था के संस्थागत पद होते हैं, उसकी संपूर्णता का ज्ञान ही क्या होता है, परिस्थिति होती है। ठीक है ना। इसके बाद में भूमिका, फेयरचाइल्ड के अनुसार, दोस्तों एक विद्वान है फेयरचाइल्ड के अनुसार, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या फिर व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया जाता है। दोस्तों जो भूमिका होती है, भूमिका, उस भूमिका में अगर हम इसको परिभाषित करें तो किसी भी व्यक्ति का किसी समूह के अंदर, किसी व्यक्ति का किसी समूह के अंदर क्या होना, एक अपेक्षित कार्य करना, व्यवहार करना समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति समूह के अंदर, अनेक व्यक्तियों का समूह है जिसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, अपेक्षित कार्य करता है, व्यवहार इस अलग प्रकार का करता है, और समूह या फिर संस्कृति के द्वारा हम उसको परिभाषित करता है, अलग प्रकार का कार्य करता है, कोई विशिष्ट कार्य कर लेता है, तो उसमें उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार बताइए। सामाजिक परिस्थितियां कितने प्रकार की होती है, ये दोस्तों देखिए, सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो दो प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां होती है। एक तो है प्रदत्त परिस्थिति और एक है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त यानी कि प्राप्त की गई प्रदत्त परिस्थिति, और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। ये दो प्रकार की हमारे सामने परिस्थितियां होती हैं। इसके बाद में
अगला क्वेश्चन बनता है, देखिएगा भूमिका संघर्ष क्या है। सवाल पूछा भी जा चुका है, जितने भी सवाल है वो पूछे गए, ठीक है ना। देखिए भूमिका संघर्ष क्या होता है। कई बार व्यक्ति को दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों की भूमिकाएं एक साथ निभानी होती हैं। यदि उसमें विरोधाभास होता है तो हम उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। दोस्तों कई बार जो व्यक्ति होता है, जब एक व्यक्ति दो अलग अलग परिस्थितियों की भूमिकाएं एक साथ निभानी होती है। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके सामने दो परिस्थितियां होती हैं, वो दोनों परिस्थितियों को एक साथ निभाता है। एक जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार से किसी अन्य काम में भी व्यस्त है, घर के काम में या फिर किसी अन्य काम में, किसी दूसरे काम में, दो काम वो व्यक्ति करता है और उन दोनों कामों को व्यक्ति को क्या करना, निभाना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है। इस काम को भी पूरा करना और उस काम को भी पूरा करना, यानी कि और यदि उसमें विरोधाभास होता है, अगर उसमें क्या विरोधाभास है, ये काम और ये काम दोनों में क्या विरोधाभास है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भूमिका संघर्ष के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि सामाजिकरण की किन्हीं चार प्राथमिक संस्थाओं के नाम लगाइए। दोस्तों सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण की हमारे पास में चार प्राथमिक संस्थाओं के नाम बताने हैं। दोस्तों अगर हम सामाजिकरण की बात करें तो परिवार होता है। सामाजिकरण में क्या होता है, चार प्राथमिक संस्था होती है। सामाजिकरण की चार प्राथमिक संस्थाओं के नाम बताने, तो दोस्तों एक परिवार भी एक सामाजिकरण का क्या है, एक प्राथमिक स्रोत है। इसके बाद में मित्र समूह भी क्या है, ये भी प्राथमिक संस्थान है, ठीक है, प्राथमिक संस्था। इसके बाद में पड़ोस भी एक प्राथमिक संस्थान है, किसका, सामाजिकरण करने का। इसके बाद में नातेदारी समूह, ये भी एक क्या है, सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था है। इसके बाद देखिए सामाजिकरण की संस्था यानी कि सामाजिकरण हम कहां पर कर सकते हैं, सामाजिकरण यानी कि समाज में मिलना घुलना, तो वो दोस्तों उसकी जो प्राथमिक संस्था है तो वो एक परिवार है। परिवार से सामाजिकरण आसानी से किया जाता है, जो सर्वप्रथम वहीं से करता है। इसके बाद में दोस्तों मित्र समूह, मित्र एक जो बालक होता है वो मित्र और समूह के माध्यम से भी क्या करता है, सामाजिकरण करता है। और पड़ोस, उसके बाद में पड़ोस, जान पहचान होती है पड़ोस में, तो पड़ोस में क्या करता है, एक सामाजिक यानी कि जान पहचान बनाता है, उसमें व्यवहार करना सीखता है, एक प्रकार की क्या सामाजिकरण करता है, वो भी क्या प्राथमिक संस्थाओं के अंदर आता है। नातेदारी, उसके बाद में जो रिश्तेदार होते हैं उसके ननिहाल पक्ष होता है, इसके किसी भी पक्ष के जो रिश्तेदारी समूह होता है तो वो भी क्या है, सामाजिकरण का क्या एक स्रोत है, एक आधार, एक संस्था है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की परिभाषा दीजिए। दोस्तों सामाजिकरण होता क्या है, इसको हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। देखिए दोस्तों किम्बाल यंग के अनुसार, किसके अनुसार, किम्बाल यंग के अनुसार एक विद्वान है जिसका नाम है किम्बाल यंग, सामाजिकरण को परिभाषित, सामाजिकरण की परिभाषा लिखनी है तो एक विद्वान का नाम लिख दो, या फिर विद्वान का नाम याद न रहे तो सामाजिकरण करना यानी कि समाज में मैनेजमेंट सीखना, तो ये क्या था, सामाजिकरण करना। देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज की विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि सामाजिकरण आखिर होता क्या है। सामाजिकरण वो होता है सामाजिकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति है वो सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक यानी अपने समूह के, जैसे कि परिवार है, परिवार में अनेक सदस्य है, इसके बाद में ननिहाल पक्ष है, बुआ पक्ष है, इस प्रकार से अलग अलग पक्ष होते हैं, अलग अलग जो रिश्तेदारी प्रथा होती है। इसके बाद में अगर कोई समूह है या फिर कोई मित्र मंडली है या फिर कोई पड़ोसी है और उसके साथ में मिलजुल कर रहना ही क्या होता है, सामाजिकरण होता है, ठीक है ना। मिलजुल कर रहना यानी कि एक समाज के अंदर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जिस प्रकार से एक संस्कृति का क्षेत्र होता है, सामाजिक क्षेत्र और संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। जैसे कि किसी समूह, जैसे कि कोई व्यक्तियों का समूह, उसको हम समाज कह सकते हैं, यानी कि किसी समूह का सदस्य बनता है या फिर किसी मित्र मंडली का सदस्य बनता है या फिर किसी नातेदारी का सदस्य बनता है या फिर किसी राजनीति का सदस्य बनता है, तो ये एक प्रकार की क्या है, सामाजिकरण की एक्सपर्टता है, सामाजिकरण की क्या है, एक विधि है। तो दोस्तों समूहों का सदस्य भी बनता है, किसके द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा, जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्य और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। समाज के अंदर जो मूल्य होते हैं, उसके मानक होते हैं, तो उसको स्वीकार करने की क्या हमें प्रेरणा मिलती है, उसे प्रेरणा मिलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों देखिए 121वां क्वेश्चन बनता है। देखिएगा सामाजिकरण की विशेषता बताइए। अगर कोई सामाजिकरण करता है तो उसकी क्या क्या विशेषता होगी, यह सवाल पूछा गया। देखिए सामाजिकरण सीखने की
सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया होती है। सामाजिकरण क्या होती है? सीखने की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य समूह या समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। दोस्तों सामाजिकरण की विशेषताओं में बात करें तो सामाजिकरण ये आप लिख देना कि सामाजिकरण क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया होती है और जिसके द्वारा मनुष्य समूह या समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। समाज के अंदर रहकर वो सीखता है और क्या करता है? सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। ये एक हो गई पहली विशेषता। इसके बाद में सेकंड विशेषता है कि सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति अपना व्यक्तित्व, अपने खुद के व्यक्तित्व का क्या करता है? विकास करता है। ये भी एक विशेषता है। और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाज में मिलना घुलना सीख जाता है, समाज में पहचान बन जाती है, समाज में कोई अच्छा कार्य करने लग जाता है, समाज में कोई विशेष कार्य करने लग जाता है। तो वह क्या है? सामाजिकरण की विशेषता है। इस प्रकार से दोस्तों थर्ड पॉइंट बनता है कि सामाजिकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर अपने अनुरूप आचरण करता है। दोस्तों सामाजिकरण होता है तो सामाजिकरण के द्वारा जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो सामाजिक प्रतिमाओं, समाज के अंदर जो प्रतिमा है, समाज के अंदर जो महान लोग हैं, समाज के अंदर जो विद्वान लोग हैं, समाज के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, उसको सीखकर दोस्तों उस प्रतिमानों को सीखकर बूढ़े लोगों से कुछ सीखता है और उसके अनुरूप आचरण करता है। जिस प्रकार बूढ़े लोग, जिस प्रकार से जवान लोग आचरण करते हैं, विद्वान लोग आचरण करते हैं, उसी प्रकार का आचरण वो सीखता है और जिससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। आगे से आगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण बनाता रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, 2 क्वेश्चन से लगातार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिकरण के किन्हीं 4 अनौपचारिक साधनों के नाम बताइए। सामाजिकरण आप किस प्रकार से कहोगे कि उन्हें देखिएगा, हमें साधनों के नाम बताने हैं। सामाजिकरण के किन्हीं 4 औपचारिक, कैसे औपचारिक साधनों के नाम बताने हैं। देखिएगा परिवार भी एक प्रकार का क्या है? सामाजिकरण करने का औपचारिक क्या है? एक स्रोत है, एक साधन है। इसके बाद में आता है मित्र समूह भी है। इसके बाद में क्रीड़ा समूह आपस में मित्रों के द्वारा होता है। ये भी क्या है? औपचारिक सदस्य साधन है। इसके बाद में पड़ोस के द्वारा भी होता है। इसके बाद में विवाह अगर कहीं पर है तो उसमें भी अनेक सारे रिश्तेदार आते हैं, अनेक प्रकार की जो प्रथाएं होती है उसमें संस्कार सीखता है, ठीक है, प्रथाएं सीखता है, तो वो भी क्या एक सामाजिकरण की क्रिया बनती है। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चंस? देखिएगा 124वां क्वेश्चन है कि पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? पूर्वाभ्यासी दोस्तों, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? सवाल पूछा भी जा चुका है। पूर्वाभासी, ठीक है, भविष्य में जो स्थिति आने वाली है, भविष्य में जो भी स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना या उन व्यवहारों को सीखना पूर्वाभ्यास सामाजिकरण है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति पति पिता आदि बनने से पूर्व उससे संबंधित व्यवहारों को सीखता है तो वह व्यक्ति पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण की स्थिति में है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल परिभाषा है पूर्वाभासी, यानी कि पहले से वो तैयारी करता है। जैसे कि दोस्तों बात करें किसी पूर्वाभासी तैयारी व्यवहारों को सीखता है। अगर कोई माता है या फिर पिता है, वो अपने पुत्र से पहले एक व्यवहार करता है कि पिता किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, माता किस प्रकार से व्यवहार करती है, उनका क्या करते हैं? व्यवहार सीखते हैं, यानी कि इस प्रकार का व्यवहार होता है। तो वो क्या होती है? पूर्वाभासी, पहले से प्रयास कर देना। वो बनने से पति बनने से पहले एक प्रकार का व्यवहार कर देना, वो क्या होता है? यानी कि पहले से सीखना, किसी की नकल कराना। तो वही क्या होता है दोस्तों? अनुसरण के द्वारा व्यक्ति सीखता है, किसी और को देखकर सीखता है। अगर व्यक्ति बोलना, अगर कोई बालक बोलना भी सीखता है तो वो किसी अन्य की भाषा सुनकर बोलता है, ठीक है ना। जिस प्रकार के संस्कार होंगे, जिस प्रकार की लैंग्वेज होगी, जिस प्रकार का वातावरण होगा, जिस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होगा जिस घर में, उसी व्यक्ति घर में पला हुआ बालक उसी शब्दों का प्रयोग करेगा। यानी कि दोस्तों कुल मिला के तो दोस्तों नकली मानी जाएगी, अनुसरण माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी भविष्य में जो व्यक्ति आने वाली है, जो स्थिति आने वाली, भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना, उन व्यवहारों को सीखना पूर्वाभ्यास कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है 125वां क्वेश्चन से। देखिएगा सामाजिकरण के 2 उद्देश्य बताइए। सामाजिकरण होता क्या, इनके 2 उद्देश्य बताइए। देखिएगा पहला उद्देश्य सामाजिकरण का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य में व्यक्तित्व का विकास करना, मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व का विकास करना। सामाजिकरण का क्या? व्यक्तित्व का विकास करना सामाजिकरण का पहला उद्देश्य बनता है। इसके बाद में अगला उद्देश्य बनता है मनुष्य का सामाजिक विकास। सामाजिकरण का अन्य प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य का सामाजिक विकास, समाज के अंदर सामाजिक विकास, घुल मिलकर रहने का विकास, सामाजिकरण विकास का अन्य उद्देश्य। बिल्कुल सिंपल दोस्तों उद्देश्य की बात हो रही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है कि उद्ध विकास क्या होता है। उद्ध विकास से आप क्या समझते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिएगा, उद्ध विकास उस स्थिति को कहते हैं, उद्ध विकास उस स्थिति उस परिस्थिति को कहते हैं जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो रहा तथा रचना एवं गुणों में भी परिवर्तन हो। उद्ध विकास में किसी वस्तु के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है। दोस्तों, उद्विकास उस परिस्थिति को कहते हैं जब परिवर्तन का एक निश्चित दिशा में, जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में हो, परिवर्तन है वो एक निश्चित दिशा में होता है तथा रचना एवं गुणों में भी परिवर्तन हो। जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित ही दिशा में परिवर्तन होता है और रचना का एवं गुणों का निर्माण साथ साथ में हो। उद्ध विकास में किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है। व्यक्ति के आंतरिक गुण, व्यक्ति के व्यवहार के गुण, व्यक्ति के बोलने का ढंग, व्यक्ति के व्यवहार का ढंग, ये आंतरिक गुणों के अंदर आता है। तो आंतरिक गुणों में परिवर्तन आना उद्ध विकास का एक भाग होता है। और उद्ध विकास के भाग के अंदर, उद्ध विकास के अंदर जो परिवर्तन होता है तो वो एक निश्चित दिशा के अंदर होता है, जैसे कि उसकी रचना है, उसके गुण है। रचना का हुआ, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति ने किसी बालक को 2 वर्ष का था तब देखा है और उसके बाद में 10 वर्ष का हुआ तब देखा है, तो वो दोस्तों वो पहचान नहीं सकता कि मैंने इसको 2 वर्ष का था तब उसे देखा था। यानी कि 2 वर्ष से लगाकर 10 वर्ष तक उस बालक की जो शकल है वो बिल्कुल चेंज हो गई, उसकी रचना है, उसके जो शारीरिक रचना है वो बिल्कुल चेंज हो गई और साथ साथ में गुणों, उनके जो गुण हैं वो उसमें भी क्या हो गया, फर्क हो गया। तो ये उद्ध विकास होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगले क्वेश्चंस को हम देखें तो दोस्तों 129वां क्वेश्चन आता है। देखिए, सामाजिक उद्ध विकास को परिभाषित कीजिए। सामाजिक उद्ध विकास होता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। दोस्तों, मैकाइवर और पेज के अनुसार, विद्वानों के नाम है मैकाइवर और पेज के अनुसार, जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ साथ एक दिशा में हो तो ऐसे परिवर्तन को उद्ध विकास कहा जाता है। दोस्तों, जब जो परिवर्तन होता है, अगर किसी में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन में निरंतरता होती है, लगातार परिवर्तन होता है, परिवर्तन में निरंतरता के साथ में एक दिशा में हो, यानी कि परिवर्तन की निरंतरता के साथ साथ एक दिशा में हो तो ऐसे परिवर्तन को उद्ध विकास कहा जाता है। जब परिवर्तन समाज में हो तो उसे सामाजिक उद्ध विकास कहा जाता है। जब व्यक्ति में एक दिशा में, जब व्यक्ति के अंदर एक दिशा में, व्यक्ति के अंदर गुणों में परिवर्तन होता है तो हम उद्ध विकास कहते हैं। और अगर समाज में परिवर्तन होता है उसे सामाजिक उद्ध विकास कहेंगे। बिल्कुल सेम परिभाषा है। अगर समाज में परिवर्तन हो रहा है तो सामाजिक उद्ध विकास, और अगर किसी बालक में परिवर्तन होना है तो उद्ध विकास हो जाएगा, ठीक है, बालक का उद्ध विकास। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के साथ में। तब तक के लिए छोटा सा कमेंट, वीडियोज को लाइक और अपने दोस्त के साथ में शेयर करना, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में। धन्यवाद।